65-year-old आर्मी पर्सन ने एक लड़की के अगेंस्ट उसने लड़की ने 376 का फेक केस लगा दिया था उस आर्मी पर्सन पे। वो ऑनरेबल कोर्ट तक उसकी पूरी हिस्ट्री लेके गए क्योंकि 2014 से 2024 तक हाँ मैंने अभी ये सुना उसका वो उसने लगभग 9 लोगों को अपना टारगेट कर रखा था जिनसे वो रैंसम भी ले रही थी, सेटलमेंट के पैसे भी ले रही थी, उनसे भी डिमांड करी थी। अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं, डेली 16 लड़कियां 498 या दहेज प्रताड़ना की शिकार होती हैं। अच्छा। जिनकी डेथ हो रही है, 16 लड़कियां डेली मरती हैं ऑन रिकॉर्ड। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे द स्पॉटलाइट के एक नए एपिसोड के साथ में। और आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में बैठे हैं जो एक जाने माने लॉयर हैं और कोर्ट की पाठशाला के नाम से वो अपना इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। और तो सर सचिन कौशिक जी, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी, थैंक यू सो मच, आपने इस लायक समझा। आप उस लायक जनता सर आपकी अप्रिशिएशन होनी चाहिए। आप एक पब्लिक मैसेज देना चाह रहे हैं, अपने आप को एक मोटिव और एक पब्लिक में एक जो अवेयरनेस है उसके प्रति आपका जो डेडिकेशन है बहुत अच्छा है सर। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू जो है लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या लोगों के जो दिमाग में सवाल चल रहे हैं और जो कंफ्यूजन्स हैं उनको कोशिश करते हैं कि दूर करने की। बेस्ट है सर। तो हमारा जो बेसिकली प्रयास रहता है वो यही रहता है कि वो चीज़ें हम सॉल्व कर पाएँ। आप बहुत अच्छा है सर, बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस क्वेरीज हो जाती हैं जो हम भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। आपका इंस्टाग्राम पेज जो मैंने सर्च किया और मैंने आपको इनविटेशन भी इसीलिए भेजा क्योंकि काफ़ी इंस्पायरिंग था। थैंक यू सो मच सर। आपने छोटी छोटी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई है जो शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते या हमारी डेली लाइफ में हम वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते चीज़ें। सर रिलेवेंसी, हाँ, जैसे आप देख रहे हैं। हाँ तो सर जैसे कि मेरा एक सवाल था, आजकल साइबर क्राइम बहुत ट्रेंड में है। जैसे कि हम आज के टाइम पे सारा काम फ़ोन पे कर रहे हैं और हमारी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंडेंसी हो चुकी है फ़ोन पे। तो साइबर क्राइम जो है आजकल जैसे हो रहा है तो आम लोगों के लिए उनके जो बचने के उपाय हैं वो क्या है और आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए, क्या कैसे लोग बचे उन सब चीज़ों से, कैसी अवेयरनेस दी जाए? बस साइबर क्राइम में काफ़ी सारी आजकल लोगों ने जो ये फ्रॉड कर रहे हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। बिल्कुल। वो मैसेज से कर लेते हैं ट्रैक, वो आपकी लोकेशन से ट्रैक कर लेते हैं, आपके गूगल अकाउंट, उनके पास कुछ भी जो भी चीज़ अवेलेबल होगी उसमें मेन रीजंस क्या रहते हैं, पासवर्ड्स और जो आप लिंक शेयर कर देते हैं। जैसे कोई पर्सन किसी के पास कोई लिंक शेयर कर देता है तो वो लिंक ओपन करते के साथ ही उसके पास सारा एक्सेस आ जाता है। वो जैसे ही एक्सेस आता है वो आपके पूरा पेटीएम जो भी आपकी गूगल हिस्ट्री होगी वो सारी को सर्च कर लेता है, जिसमें कई बार फोटो भी डाउनलोड कर लेते हैं, उसको पब्लिश भी कर देते हैं। अभी रिसेंटली कर रहे हैं हम, उसमें वीडियोस की और फोटोज वो दोनों पब्लिश कर दी। और साइबर क्राइम और एक्चुअली में क्या उसके पीछे रीजन, इसकी सजा या कह सकते हैं जो हमारा कानून है उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली कि कोई बहुत बड़ी सजा होनी है उसको। बिल्कुल। बहुत छोटा सा उसका पनिशमेंट है और उस पनिशमेंट में वो बरी हो जाते हैं, तो लगता भी कुछ नहीं। और आपको एक तरीके से समझिए, आप अगर 30,000 रुपये अकाउंट में है और उसने वो 30,000 रुपये आपके अकाउंट से विड्रॉ कर लिए तो उसके लिए सारी कमाई है। बिल्कुल, वन शॉट पेमेंट आ गई उसके पास। तो इसके जैसे अगर कोई इस चीज में ठगी हुई, जिसके साथ में भी जो इस चीज का शिकार हुआ, तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा लॉ है जो उसकी हेल्प कर सकता है कि उसमें उसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है? बैंक्स ने अलग अलग डायरेक्शन दे रखी हैं, आरबीआई ने भी दे रखी है। आप कंप्लेंट लॉन्च कराइए, सेम बैंक में दीजिए विद इन टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो बैंक भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ना आरबीआई। 24 आवर्स है सेम ब्रांच के पास 24 आवर्स तक रिफंड, आप उस पेमेंट को दोबारा रिवर्ट करने की पावर है। मोस्टली यूज नहीं करते। अच्छा। बट वो चाहे तो ब्रांच मैनेजर आपके अकाउंट में वो दोबारा पेमेंट को रिस्टोर करा सकता है। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं होता फिर जो प्रोसेस है आरबीआई का है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको ब्रांच में देनी है कंप्लेंट, देन आफ्टर आरबीआई का एक पोर्टल ऑनलाइन,
उस पर कंप्लेंट दीजिए। इम्बूसमेंट में भी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता होंगी कि ऐसे ऐसे प्रोसेस भी है। प्रोसेस बहुत सारे हैं, और एम्बूसमेंट में कंप्लेन करने का बेनिफिट ऐसे एक मिलेगा आपको, विद उसका टाइम बाउंड होता है, विद इन 15 डेज या 20 डेज वो आपकी कंप्लेन को शॉर्ट आउट करके देंगे, स्पेसिफिक रीजन देंगे, या फिर आपको पेमेंट रिटर्न आ जाएगी। जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे बेटिंग एप्स की, गेमिंग एप्स की, और इसके थ्रू भी बहुत चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो गेम खेल रहे हैं, सपोज कोई जैसे गेमिंग ऐप जो भी उसको गेम यूज कर रहा है, उस गेम्स में जो भी उसका विनिंग अमाउंट होता है, उस विनिंग अमाउंट को वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर जैसे ही करता है, वैसे ही उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अच्छा। तो और पुलिस हमारे इंडियन लॉ में गेमिंग एप्स ये सारी लीगल नहीं है, ये इलीगल एप्स हैं। तो इस वजह से पुलिस उन अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है, और फ्रीज भी ऐसे करती है जैसे जो अकाउंट जहाँ से मेंटेन हो रहा है, जैसे कलकत्ता से, बॉम्बे से, मोस्टली कलकत्ता हो रहा है, एमपी हो रहा है कुछ अकाउंट्स, तो वो सीज करेंगे बिहार, कलकत्ता या वहाँ की पुलिस। दिल्ली पुलिस नहीं करेगी, लोकल नहीं करते, हमेशा जहाँ से वो अकाउंट ऑपरेट हो रहा है वहाँ की वो लोकेशन को, उस अकाउंट को वो फ्रीज कर देते हैं। तो ये जो इतने सारे बैटिंग एप्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, क्रिकेटर्स और इसको जो प्रमोट कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी तो कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए ना, कि अगर जो चीज़ें इलीगल हैं और लोग इतना पैसा गंवा रहे हैं इन सब चीज़ों के थ्रू, तो ऐसा एक्शन क्यों नहीं हो रहा कि फिर ये सब चीज़ें फिर बैन हो? उसमें कहीं ना कहीं किसी का तो फायदा है कि जिस वजह से ये चल रही है। गवर्नमेंट का बेनिफिट है, कह सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का बेनिफिट है, बाकी कुछ नहीं। बल्कि आप अगर ऑन रिकॉर्ड वो चीजें आई नहीं अभी तक, ऐसे भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे छोटी ट्रांजेक्शन्स हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, या आप कहें कि 5000 रुपए तक, और या 10,000 रुपए तक कंप्लेनेंट कोई कलकत्ता नहीं जाएगा। उसका जो प्रोसेस है उसमें यह है कि जहाँ कंप्लेंट वो लॉज है, या जहाँ जिस पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट है, उस पुलिस स्टेशन का या तो डीसीपी या फिर उस पुलिस स्टेशन के जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं वो उस कंप्लेंट को रीओपन करा के आपके अकाउंट को अनफ्रीज करेंगे। अब इसमें एडिशन ये समझिए कि 5000 रुपए के लिए आप कलकत्ता नहीं जाएंगे। बिल्कुल। वो रेशो आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्लोज नहीं करने को तैयार, ना पुलिस, कि वो रेशो है कितनी। बहुत सारी है, वो रेशो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कि पैटी अमाउंट को कोई भी क्लेम करने अदर स्टेट में नहीं जाता। जैसे कि आपने भी बताया कि 100 रुपए का अमाउंट आप फ्रीज कर सकते हैं एज अ पुलिस, एज पर लॉ। सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइंस हैं, हाई कोर्ट की भी कई गाइडलाइंस हैं कि आपको उतना ही अमाउंट फ्रीज करने की परमिशन है जो अकाउंट जो फोर्ज अमाउंट में है। अदरवाइज आप पूरा अकाउंट सीज नहीं कर सकते, बट वो पूरा अकाउंट सीज करते हैं। तो इसमें जो पुलिस का रोल है वो आपको कैसा लगता है कि क्या रोल है जिस वजह से ये पूरा जो है अमाउंट हो रहा है? पुलिस अपनी मनमानी कर सकती है, उसकी जो पावर्स हैं वो मिसयूज कर रही है। मोस्टली जो उसके सेक्शन है बीएनएसएस का 116 है, उसका वो पूरा मिसयूज करती है। अननेसेसरी परेशानी करना है। आप समझिए ना, 5000 रुपए के लिए मैं भी कहीं स्टेट में नहीं जाऊंगा, आप भी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। बट आप अगर उसमें, और कई बार ऐसी होती है रेलिवेंसी हो जाती है, हरियाणा का मैटर है और गुजरात में फ्रीज हो रखा है अकाउंट, बट उसकी मजबूरी है कि उसको अकाउंट स्टार्ट करना है। तो उसमें कोर्ट ने मतलब एक कंडीशन ऐसी लगा दी है कि उसमें 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी देनी पड़ रही है उसे, अननेसेसरी। अभी मैंने पुलिस से रिलेटेड आपका चैनल में जो एक्सप्लोर किया, उसमें एक केस था जिसमें आपने फोन रिकॉर्डिंग डाल रखी हुई थी। जी बॉस। और उसमें आप पुलिस वाले से क्या कहते हैं, किसी गाड़ी का कुछ सीन था, क्या सीन था वो? बॉस मेरे एसोसिएट हैं योगेश जी। हाँ जी। और क्लाइंट उन्हीं का था, कुणाल। हरियाणा बॉर्डर पे वो गाड़ी सीज कर रहे थे उस चीज को। अच्छा। कर बैंक वाले रहे थे। बैंक वालों के पास अथॉरिटी नहीं होती, एक आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है, और वो मोस्टली बैंक्स या एनबीएफसी जो हैं वो मतलब एक स्मॉल केसेस के टाइप में होता है, और वो मतलब थोड़ा सा अर्ली रेजोल्यूशन हो जाता है, उसमें सॉल्यूशन जल्दी मिलता है। तो बैंक मोस्टली क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन में अपने बंदे, अपने एडवोकेट्स को अपॉइंट करते हैं। अच्छा। और अपॉइंट करने के बाद उन्हीं से
फेवर में अपना डिसीजन कराना ही उन्होंने। बिल्कुल। और डिसीजन कराने के बाद वो एक ऑर्डर ले लेते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में वो वहाँ गाड़ी सीज कर रहे थे। अच्छा। जिसमें कुछ मिली भगत हरियाणा पुलिस की थी इन्वॉल्वमेंट। हरियाणा एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, ऑर्डर करने के बाद भी एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है। अगर कोई आर्बिट्रेशन मोड पास होता है तो उसकी एग्जीक्यूशन करानी पड़ती है सिविल कोर्ट से। अच्छा। वो उन्होंने ऑर्डर पास नहीं करा रखा था और सिर्फ उस ऑर्डर आर्बिट्रेशन अवार्ड के बिहाफ पे वो गाड़ी सीज कर रहे थे। और वो तो खैर नॉलेज में आ गया, अदरवाइज वहां आज भी ये काम हो रहा है। अच्छा। जैसे ही दिल्ली से आप हरियाणा बॉर्डर में एंट्री करेंगे, जिस भी गाड़ी पे लोन है वो उसको एग्जाम कर लेते, मतलब अपने पोजीशन में ले लेंगे विदाउट एनी कॉज ऑफ एक्शन, विदाउट एनी ऑर्डर। कुछ हो सकता है पुलिस वालों की मिली भगत हो, उसमें वही कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, वो जो पकड़ा गया है वो भी थोड़ा कहेगा सर थोड़ा सा आप ले लीजिए इधर। नहीं सर, वो कंडीशन ये ऐसे करते हैं कि उस पूरी गाड़ी को ही इम्पाउंड कर देंगे। अच्छा। और उसको दिखाते इस ढंग से हैं कि जैसे एक नॉर्मल आदमी जाए तो आप लोन चल रहा है गाड़ी दो, वो आपसे वहां गाड़ी ले लेंगे पोजीशन में। अच्छा। पोजीशन में वो बाद में दिखाएंगे 2 दिन बाद। वो पुलिस अपने पास दिखाएगी पहले पोजीशन में कि गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, फिर वो आरसी चेक करेंगे। प्रोसीजर है जो ये बाद का है, ये लीगली नहीं है। अच्छा। इलीगली तो वो करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी गाड़ी ले ली बिल्कुल और कहीं भी खड़ी कर दी, फिर बैंक वालों को बता दिया जाएगा, फिर वो बैंक वाले वहां गाड़ी जमा कराएंगे, फिर वो गाड़ी वहां से छुड़वाएंगे अपने नाम से, फिर उसको ऑक्शन में लगा देते हैं। हाँ, वो मैंने आपकी जो रिकॉर्डिंग सुनी उस रिकॉर्डिंग से काफी चीजें समझ में आई कि मतलब ये ऐसे ऐसे सिनारियोज भी होते हैं। तो मुझे लगा ये चीज ना क्वेश्चन जो आपने वो रिकॉर्डिंग डाली थी वो बहुत लोगों के उसमें नॉलेज में गई हुई थी सर, काफी हुई थी। हाँ, काफी हुई भी थी वो, मैंने उसको देखा था और वो काफी अच्छी वीडियो थी। उसको देखने के बाद समझ में आया कि हाँ नहीं ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल होता है सर, होता है। अगर आप अपने राइट्स के लिए लड़ोगे तो बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन या क्वेश्चन मार्क आप खुद लगा सकते हैं। लॉयर की जरूरत तो कहीं है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि आपको कोर्ट में अगर अपीयर होना है तो आपको एक लॉयर को अपीयर कराना पड़ेगा, लॉयर होने चाहिए। अच्छा। एक नॉर्मल आदमी भी कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है बिल्कुल, अगर उसको लीगल नॉलेज है तो। ये बात तो है, ये बात हमने कई मूवीज में भी देखी है जहाँ पे एक आम आदमी भी अपना केस लड़ता है। बिल्कुल लड़ सकता है। बिल्कुल। आजकल रिलेशनशिप बहुत ट्रेंडिंग में है और उनके टॉपिक्स भी बहुत ट्रेंडिंग में है और ऐसे ही निकल के आते हैं। कई केसेस ऐसे आते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई रह रहा है तो उसके कानूनी अधिकार क्या क्या हैं? जैसे हम मैरिज करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे अधिकार आते हैं, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में भी ऐसे कुछ लॉज और कानून ऐसे सेम है, सेम ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। आप मेंटेनेंस भी ले सकते हैं और कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकते हैं। सारे राइट्स हैं, लड़कियों को तो सारे राइट्स हैं। और लड़कों के लिए क्या राइट्स हैं? लड़कों के लिए उनके हक हैं अगर वो लड़ना चाहें तो। क्योंकि लिव इन में रह रहे हैं, आप कंसेंट से रह रहे हैं। एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कंसेंट से रह रहे हैं। कुछ भी हो रहा है कंसेंट से हो रहा है। जो भी उनको हो रहा है वो लड़का और लड़की की रजामंदी से हो रहा है, दोनों की विषय। तो जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, जैसे अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें एक लड़की लिव इन में थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में और उसका मर्डर हो गया था। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को जेल भेज दिया गया, उसके ऊपर केस अभी चल ही रहा है। तो इस तरह से कुछ क्या स्पेसिफिक कोई कानून और हैं जो लड़कियों को एक्चुअली जानना चाहिए अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने के साथ साथ? स्पेसिफिकली तो नहीं है बॉस, क्योंकि जो भी उनके राइट्स हैं वो उन्हीं राइट्स में इन्वॉल्व, मतलब जो राइट्स दे रखे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो या आपका मेंटेनेंस हो। और 498A तो एक डोमेस्टिक वायलेंस काइंड में ही है। कहीं वायलेंस होगा तभी वो इम्प्लीड होगा। जो राइट्स हैं वो लेडीज के लिए परफेक्ट राइट्स हैं वैसे वो। हाँ, लेडीज के लिए तो सारे परफेक्ट राइट्स हैं। उनके बाद शायद ही उनको कोई नीड पड़े कि उनके लिए कुछ अलग से लॉ बनाए। बिल्कुल। आजकल जैसे कि अभी हमने हाल ही फिलहाल में 2 केस देखे जो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड हो गए। एक अतुल सुभाष का और एक जो है जो मैनेजर थे मानव शर्मा। तो इन दोनों ने सुसाइड किया और उसके पहले भी बीच में 1-2 वीडियोस ऐसी आई जो काफी वायरल हुई और उसके थ्रू लोग काफी ज्यादा
लाइमलाइट में आ गए कि हमें ये ऐसे अधिकार हमारे भी होने चाहिए, खासकर पूरा मर्द समाज डर गया। तो ये जो डर है लोगों का, तो आपका इस सुसाइडल केसेस में आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, क्या सोच है आपको ये सब चीजें लेके? बस फाइट करनी चाहिए। बेसिकली आप देखेंगे अभी रिसेंटली लास्ट वीक, इसी वीक एक 65 ईयर ओल्ड आर्मी पर्सन ने एक लड़की के अगेंस्ट, उसने लड़की ने 376 का फेक केस लगा दिया था उस आर्मी पर्सन पे। वो ऑनरेबल कोर्ट तक उसकी पूरी हिस्ट्री लेके गया। हिस्ट्री कैसे लेके गया? वो लड़की 2014 से 2024 तक, हाँ मैंने अभी ये सुना उसका वो उसने लगभग 9 लोगों को अपना टारगेट कर रखा था, जिनसे वो रैंसम भी ले रही थी, सेटलमेंट के पैसे भी ले रही थी, उनसे भी डिमांड करी थी 3 लाख रुपए के आसपास की। बट उन्होंने अपने राइट्स को फाइट किया, अपने राइट्स के लिए फाइट किया। तो उनको लड़कों को देखना चाहिए, इंस्पिरेशन तुम्हारे लिए है कि जो है वो एक्चुअल वो खड़ा हो। अभी चंडीगढ़ में एक केस हुआ था, लड़की ने 15 डेज रही उनके साथ खाली, अच्छा, हस्बैंड के साथ, और ऑब्लिगेशंस जो जनरली लगाते हैं, बिल्कुल, कुछ हमारे वकील साहब जोड़ देते हैं उसके अंदर। तो ऐसा एक केस बना दिया, बट उसके अंदर रेलिवेंसी क्या थी कि पॉइंट्स में डेट मेंशन नहीं कर पाई वो लड़की कि मेरे साथ कौन सी डेट पे क्या हुआ। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट भी दी है कि अगर उसके अंदर किसी आप लड़की जो कंप्लेंट दे रही है उस कंप्लेंट के अंदर कोई रेलिवेंट डेट नहीं है, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं मेंशन है जो एक्चुअल में लग रहा हो, जिसकी प्राइमा फेसी यही नहीं बन रही, बिल्कुल, तो उसको उसने डिनाई कर दिया। इसी बिहार पे वो चंडीगढ़ का लड़के हैं, वो एक्विटल हुआ है 498A के केसेस में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 498A के केसेस से एक्विटल हुए हैं, बाकायदा उन्होंने केस फाइट करा है। कड़कड़मा कोर्ट में है, स्टेट आशीष, उसके अंदर उसमें हस्बैंड को एक्विटल भी हुआ, वो उस पे 376 भी लगा दी थी उसके भाई पे, अच्छा, और 354 ससुर पे लगा रखी थी, और उन सब में बरी हुआ, और एट लास्ट उस लड़की के अगेंस्ट उन्होंने भी केस फाइल करा। अच्छा, रिसेंटली हम नहीं करा, तो अभी फरवरी में हमने फाइल कर दिया था। तो जैसे कि ये 498A का जो सेक्शन है आजकल ये बहुत निकल के आ रहा है, ठीक है, बहुत ट्रेंड में है, जिसको देखो वही कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत ऐसे भी केसेस आते हैं जो सही होते हैं, एक्चुअल में होते हैं। हाँ, तो ये एक्चुअल केसेस इस नजरिए में दब नहीं रहे कहीं ना कहीं कि फेक केसेस ज्यादा हो रहे हैं और एक्चुअल केसेस कम हो रहे हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सही और कौन गलत? बस एक प्राइमा फेसी तो वकील को पता होता है, हाँ, जो भी वकील साहब है उन्हें पता होता है कि मेरे क्लाइंट ने क्या सच बोला है, क्या झूठ बोला है, बिल्कुल। बाकी जिस भी कोर्ट में वो मैटर जाता है, कोर्ट में एंट्री करते के साथ ही जज साहब को पता चल जाता है कि ये फेक केस है, ये जेन्युइन है, क्या है इसकी जेन्युइनसी क्या है, बिल्कुल। कुछ लो पॉइंट्स लड़की छोड़ ही देती है ऑलमोस्ट, क्योंकि मेंशन नहीं करना, कुछ स्टेटमेंट दे देना, खाली रैंडम से स्टेटमेंट दे देना। बाकी एक मुद्दा ये भी होता है कि 498A की जो FIR होती है उसमें जो पुलिस कॉग्निजेंस लेती है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, सिर्फ एक लड़की की स्टेटमेंट पे ही FIR कर देती है, बिल्कुल, वो गलत है। हाँ। लड़की ने जो स्टेटमेंट दे दी उसको वेरीफाई कहीं नहीं करती पुलिस की, नेबर से पूछे, कोई विटनेस बनाए, जैसे नॉर्मल जो प्रोसीजर है क्रिमिनल की, अगर किसी ने चोरी भी कर ली तो उसको वेपन भी दिखाना पड़ेगा कि ये बरामद हुआ है, ये चोरी का सामान था। तो उसको जब तक वो उस चोरी की चीज को, चोरी के आइटम को दिखा नहीं देगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो केस ही नहीं डिलाई करेगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो समाज तो ऐसा है कि अगर एक किसी के घर के बाहर पुलिस खड़ी होगी तो वो अपराधी निकल गया, अपराधी, तो उसका तो नाम ही खराब है फिर। बिल्कुल। अब उसको पूरी जिंदगी वो धब्बा लेके चलना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऊपर से अगर ऐसे केसेस आ जाए जहाँ घर से उठा के जेल में भर दिया जाए, फिर तो जिंदगी नरक समान ही है, क्योंकि आसपास वाले चाहे आप कितना भी, क्योंकि अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था सरबजीत सिंह बेदी का, हाँ, तो उनका केस बहुत ट्रेंड में था। क्या कहते हैं, दिल्ली का दरिंदा नाम दिया गया था उनको, न्यूज चैनलों ने बहुत, मीडिया ट्रायल तो बिल्कुल ही लगे, बहुत फैक्ट नहीं दिखाते। मैंने उनकी कहानी कवर की और उनकी कहानी के बाद उन्होंने
जब हमने कवर किया तो उन्होंने ऑफ कैमरा भी हमसे बहुत बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं बरी हुआ, मेरा केस खत्म हुआ, कोई मीडिया वाला नहीं आया दिखाने, लेकिन जिस टाइम मेरे ऊपर ये लगा एलिगेशन, उस टाइम इतनी न्यूज चली है कि मेरे को तो इतना फेमस कर दिया कि मेरा घर से बाहर निकलना दुश्वार था। तो मीडिया मुझे लगता है कि इस सब चीजों में बहुत अहम रोल निभा रहा है। बिल्कुल सर। कि निशा शर्मा का देखा होगा आपने केस तो। हाँ, निशा शर्मा ने उसको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी माँ दुर्गा। 2014 के आसपास वो केस हुआ था, निशा शर्मा नोएडा की, और उसको माँ दुर्गा का स्वरूप बना दिया था कि ये माँ दुर्गा है। दहेज उन्होंने बारात अपने घर से, जो बारात घर था वहां से वापस लौटा दी थी, ये कह के कि वो दहेज मांग रहा है। बाद में जो कोर्ट की फाइंडिंग्स आई उसके अंदर बिल्कुल ये लगता, लड़की को दूसरी जगह शादी करनी थी, लड़की का मन ही नहीं था, लड़की ने इंटरेक्ट ही नहीं हुई उससे, बहुत सारे रिलेवेंट ग्राउंड्स आए, बट वो आदमी लड़ा अपने हक के लिए। तो सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एलिमनी और कोर्ट वर्डिक्ट की, आजकल हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें लोअर कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट की वीडियोस आती हैं जिसमें जज जो है वो थोड़े बायस नजर आते हैं। सर कुछ है, हाँ, कि लगता है कि जब बहस चल रही होती है तो उसमें लगता है कि उनको कि नहीं, सिर्फ पति जिम्मेदार है और क्या कहते हैं उसके, क्या कहते हैं, मेंटेनेंस देना चाहिए उसको। तो इस बारे में एज अ, जैसे आप यंग कह सकते हैं कि एक आपकी जनरेशन है कोर्ट और लॉज में, तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है, क्या आपका जो राय है इस बारे में कि कैसा होना चाहिए अगर एक जज ये जजमेंट दे रहा है तो किस तरह से जजमेंट दे और किस हिसाब से उसको सामने वाले को जज करना चाहिए? बॉस अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी है जिसमें 8 ग्राउंड्स बताए हैं। अब जो भी मेंटेनेंस डिसाइड होगी वो उन 8 ग्राउंड्स पे होगी। उसमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लड़की का शादी से पहले का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका आफ्टर मैरिज उसका क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, और जो उसकी इनकम है उससे पहले अगर वो वर्किंग थी तो क्या थी, शादी के बाद क्या थी। तो वो ऑलमोस्ट 8 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर अब डिसाइड होगा मेंटेनेंस, कि अब मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं। वैसे बेसिकली 16 दिल्ली में 16,000 है मिनिमम सैलरी, जो मिनिमम वेजेस है उसके अकॉर्डिंग बनता है, और उसमें 1/4 पार्ट बनता है लड़की का। अच्छा, अगर वो सिंगल है तो, बच्चा है तो हाफ उसका पेमेंट बन जाता है, ऑलमोस्ट 8 से 10,000 रुपये बन जाता है। जबकि जनरली गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन उठाना चाहिए, जो एवरेज है वो 16,000 है नहीं। प्राइवेट बंदा आज भी, प्राइवेट पर्सन 10-12 हजार रुपये में काम कर रहा है। 16,000 ऑन रिकॉर्ड कहने से कुछ नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। तो एज अ लॉयर और एज अ मैन आपकी लड़कियों को लेके क्या सलाह है कि अगर जैसे आजकल तो बिजनेस बन गया है एलिमनी करना, प्रॉपर बिजनेस नहीं कह सकते बॉस, इसको आप बाइफरकेट करो कि कम ही है, कुछ लड़कियां हैं। अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड देखेंगे, ऑन रिकॉर्ड जो चीजें हैं, डेली 16 लड़कियां 498 या दहेज प्रताड़ना की शिकार होती है। अच्छा, जिनकी डेथ हो रही है, 16 लड़कियां डेली मरती हैं ऑन रिकॉर्ड। 498A के केसेस हैं कि जिसमें कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो सही में प्रताड़ित हैं। बिल्कुल है। और प्रताड़ित होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जजमेंट कैसा होना चाहिए? बायस्ड ना हो, फेयर हो। जैसे 498 की एफआईआर होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, अगर वो दोषी है तो सजा भी दो, बट बायस्ड ना हो। उस चीज के लिए आप बिल्कुल ही फ्री हो। जेंडर न्यूट्रल लॉ, उसमें कोई जेंडर पर्टिकुलरली फीमेल्स को एक प्रेफरेंस ना दी जाए, मेल है तो कोई उनको प्रेफरेंस ना दी जाए, बट एक न्यूट्रली आप डिसीजन दें जो एक्चुअल में हो रहा है वो उस पे। जैसे कि आपने अभी बताया कि हमारा जो लॉ है वो यूएस से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, अडॉप्टेड है। तो आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन, तो आपको लगता है कि इस रीजन की वजह से हमारी जनरेशन ज्यादा बिगड़ रही है या फिर वो ज्यादा उसमें घुसते चले जा रहे हैं? ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई है, राइट्स की बात हर जगह आने लग गई है। आपके सारे राइट्स हैं, आपके वो हैं। जैसे आपने देखा हो तो बच्चों को
जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को मारा नहीं जाता। जब हमारी जनरेशन पढ़ा करती थी तो हम बहुत पिटते थे, बहुत पिटते थे, दिन रात पिटते थे। तो जो चेंजेस होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान भी दे रहे हैं, फायदा भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है। तो आज की जो जनरेशन है, एज अ एल्डर ब्रदर, आपको क्या सलाह है उनकी? बॉस, कोशिश कीजिए अपना टेम्परामेंट लूज ना करें और सरवाइव करें। आप कोशिश करें कि उससे कम्युनिकेशन हो, बातें हो, न्यूट्रलाइज हो, और थोड़ा सा टेम्पर कम करेंगे, समझने की कोशिश करें एक दूसरे को, तो हो सकता है रिश्ते निभा लें। क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो हमारे माँ बाप की जनरेशन है या हमारी जो 28, 29, 30s, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल डिफरेंट, हमारे थॉट्स ही नहीं मिलते हैं। इवन अगर मैं अपने से छोटी बहन की बात कर लूँ या भाई की बात कर लूँ, किसी की बात कर लूँ, तो जिनमें 5 साल से ज़्यादा का डिफरेंस है, उनके थॉट्स हमारे थॉट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम 28, 29, 30 साल के जितने भी लड़के हैं, अब ऐसा फील होता है कि हम कभी उनके साथ ऐसे कन्वर्सेशन होती है तो लगता है कहीं हम सही में बुढ़े तो नहीं हो गए। ऐसी फीलिंग आती है। नहीं, बुढ़े नहीं हुए हैं बॉस, कल्चर चेंज हो गया। कल्चर चेंज हो गया है बहुत ज्यादा। हर 10 साल में कल्चर चेंज होता है। एक एवरेज निकाल के देखेंगे और ऑलमोस्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो 2000 से 2030 तक, अब 2025 आया है, तो अभी जनरेशन काफी चेंज हो चुकी है, बहुत ज्यादा। और ऐसी भी जनरेशन है कि बच्चे अपने ना फादर से बात करते हैं। बिल्कुल, ऐसी भी जनरेशन है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल डिफरेंट चेंजेस हैं। और जो कस्टमरी लॉ है, अभी तो लॉ की बात ही नहीं करें इस बारे में, मतलब फैमिली ही नैरो हो चुकी। वाइडर उनके पास ना तो कुछ कहने के लिए ना बोलने के लिए, मोबाइल सफिशिएंट है। वैसे तो आप जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप बैठते हैं, केसेस देखते हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। कोई जैसे एलमनी या फिर शादी, डिवोर्स से रिलेटेड कोई ऐसा अजीब केस आया आपकी उसमें कि जो आपको लगा हो कि मतलब बहुत यूजलेस केस है? विदाउट आइडेंटिटी क्लोज तो ऐसे बताते हैं कि मेरे पास आया था पटियाला हाउस कोर्ट में, मैंने एक मैटर म्यूचुअली डिवोर्स का करा था। बट उसमें एक कंडीशन इतनी अच्छी लगी मुझे कि हस्बैंड वाइफ का म्यूचुअली वो कंसेंट से डिवोर्स ले रहे थे, हंसते हंसते ले रहे थे। दोनों पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे। उन्होंने कोर्ट में, मतलब जज साहब भी देख के एक बार को शॉक्ड थे कि आप डिवोर्स ले रहे हो। दोनों साथ आए, एक ही गाड़ी में, एक ही जगह जा रहे थे, एक ही जगह रहते हैं, आज भी वो साथ ही रहते हैं। अच्छा। बट डिवोर्स के बाद क्वेश्चन मार्क, मैं अभी भी बात हो जाती है मेरी कभी कभी उनसे, वो आज भी पीसफुली रह रहे हैं। नई जनरेशन में कोई ऐसा केस है जो आपको यूजलेस लगा हो कि आपने हाथ जोड़ लिया हो कि भैया मैं नहीं कर सकता, आप प्लीज? टेम्परामेंट पे ऐसी बात हुई कि साउथ दिल्ली का था मैटर। वो लड़की, शादी हुई, जस्ट हनीमून पे जा रहे थे, एयरपोर्ट पे उनकी कुछ बहस हुई, हस्बैंड ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया और लड़की वहीं से स्टार्ट हुई, आई विश डिवोर्स, कि मुझे डिवोर्स फाइल करना। वहीं से उसने डिवोर्स के लिए पूरी प्रोसीडिंग स्टॉप कर ली कि मेरे को इससे डिवोर्स कराओ। घर वालों के भी एक रोल हो सकता है कि इसके अंदर डिवोर्स कराने में, कि आजकल घर वाले भी प्रोवोक करते हैं। बिल्कुल, तुझे दबने की जरूरत नहीं है, तुझे घर के कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, बर्तन तू क्यों मांजेगी, या कह सकते हैं कि तेरे दहेज में जो गाड़ी आई है उसको देवर क्यों ले जाएगा। टॉपिक्स हैं, लड़ने के टॉपिक्स हैं। कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे तो मुद्दे ढूंढे जाते हैं फिर लड़ने के लिए। बिल्कुल। और बल्कि माँ बाप का तो ये रोल होना चाहिए कि घर में जितनी शांति अपनी बेटी के बनाए रखें वो खुद से, वो ज्यादा है। अब जैसे अभी बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियोस आती है कि डिवोर्स हो गया तो ढोल नगाड़े बज के उसको लेने आ रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है इतना स्तर गिर चुका है आजकल। अब उन्होंने वो आफ्टर डिवोर्स की जो लाइफ है ना, वो आप एक पुराने टाइम पे एक कहावत हुआ करती थी, आपने भी शायद सुनी होगी। उसका मोरल ये था कि एक टाइम पे आने के बाद आपको भी लगेगा कि मुझे एक ऐसे सपोर्टिव हैंड की जरूरत थी जो मेरे साथ लाइफ के इस मोड़ पर हो, बिल्कुल, जिससे थोड़ा सा बैठ के बात कर सकें, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो जो जनरेशन अभी है, तो ऑलमोस्ट ये जिनके केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो डिवोर्स्ड लड़के हैं या डिवोर्स लड़कियां हैं,
वो एक स्टेज के बाद उनको पता चलेगा आपने डिवोर्स क्यों लिया, क्या रीजन लिया। आप ये भी सोचिए ना, उनको रीमैरिज करने में भी तो इशू आएगा। बिल्कुल आएगा। लड़के को भी आएगा, लड़की को भी आएगा। बिल्कुल आएगा। और एक बार को लड़के की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी नहीं होगी, डिवोर्स उसमें कहीं ना कहीं इशू आएगा। डिवोर्स के जो केसेस हैं वो ज्यादातर रेशियो किसका ज्यादा जो करते हैं पहले, लड़कियों का या लड़कों का? लड़के तो डिफेंस में लगे रहते हैं, ज्यादातर डिफेंस में ज्यादातर डिफेंस, क्योंकि उनको पैसे देना पड़ता है। पैसे नहीं, आप अपने राइट्स, मतलब आप ये सोचिए कि लड़की घर से ज्वेलरी ले गई, क्यों ले गई? ज्यादातर केसेस में क्या होता है, लड़कियां अपने घर जो भी ज्वेलरी लेके उनको जो भी उनको स्त्री धन दिया जाता है उसको साथ के साथ ले जाती है जिस दिन वो घर छोड़ रही होती है। लड़के को पता है कि वो ज्वेलरी ले जा रही है, तो ना तो इस चीज की कोई रिकॉर्डिंग बनाएगा, कोई एविडेंस नहीं बनाता। लड़कियां एविडेंस क्रिएट करती हैं, जो ऐसी लड़कियां हैं वो एविडेंस क्रिएट करती हैं। जाना 100 नंबर पे फोन करना, पुलिस को झूठे बुला लेना, वो डॉरी आर्टिकल्स जो स्त्रीधन था वो ले आएगी अपने घर पे। लड़का उसको ना ट्रैक करेगा, ना उसका एविडेंस बनाएगा, वो सोचता रहेगा कि चल जा रही है, आ जाएगी। वो बेचारा शुरू से डिफेंस में रहता है। अगर इसी चीज की लड़की अगर फोर्सफुली कर रही है तो आप एक दो ना 379 चोरी की कंप्लेंट दो, गोल्ड आपका है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। आप पुलिस को बोलो सीधा सीधा मेरे घर से गायब है, पुलिस कहेगी कहाँ गायब है, कौन लेके गया, वो पुलिस का मैटर है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने दो। बिल्कुल। आजकल जैसे सोशल मीडिया है ट्रेंड में, हम सबके पास में सोशल मीडिया है, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है उसका कितना रोल है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इंडियन लॉज को लेके और हमारी जनरेशन को लेके? 50-50 बॉस। 50-50 इसलिए कि राइट्स भी वही बता रहे हैं आपको, उसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं वो भी वही बता रहा है। राइट्स के साथ साथ मतलब आप ये कहें कि आपके ये राइट्स हैं, वुमेन्स के ये राइट्स हैं, हस्बैंड के ये राइट्स हैं, मोरल कोई नहीं बता रहा कि एथिक्स आपके ये हैं, आप ऐसे करें। जो मुद्दे होने चाहिए, जो एक्चुअल चीज होनी चाहिए, वो कोई नहीं बता रहा। तो आपको लगता है कि जैसे मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इसकी वजह से लड़कियां जो है वो ज्यादा खुल के बाहर आई हैं, कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से। तो आपका क्या इस पर वर्डिक्ट है कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कि ये सही है या फिर ये गलत है? बॉस, कुछ हद तक गलत है और कुछ हद तक सही है। जैसे आप अपने ऊपर रख के देखें या हम अपने ऊपर रख के देखते हैं, आपकी सिस्टर है, मेरी भी सिस्टर है, वो जिस घर में जाएं वो अच्छे से रहे, खुशी से रहे। हाँ, आप भी ये चाहेंगे, हम भी ये चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो हम भी ये चाहेंगे वो घर जाके पोछा न लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ चीजें हैं कि जो होनी चाहिए, और अगर कर सकते हैं, सक्षम है, तो वो होनी चाहिए। आप कस्टमर, बाकी जो एक पहले डायलॉग हुआ करता था जो ससुराल में मारते थे, ऑलमोस्ट पेयर जब जा रही होती है ससुराल में, कि इस घर से तेरी, उस घर से तेरी अर्थी ही वापस आएगी। बिल्कुल। तो वो एक डायलॉग जो था वो उसको सुनने वाला था, क्योंकि वहां सरवाइव करना वो उसे सिखा रहे थे। बिल्कुल, वो उसको सरवाइव करना सिखा रहे थे कि आपको ऐसे सरवाइव करना है। बहुत लास्ट कभी अति होती थी, कभी जब बिल्कुल ही वो सहा नहीं जाता था, तब वो घर पे बताती थी कि अब ये इशू हो रहा है। सहन शक्ति बहुत ज्यादा थी। आज की डेट में वो 0 है, सहन शक्ति बिल्कुल 0। आजकल तो हर छोटी बात पे ही केस हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कैसे भी इशू बनने चाहिए। बिल्कुल, बट वो एक प्राइवेसी, अपनी प्रिविलेज वाली बात है। आप जिस तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो नहीं, मेरी बहन ऐसे ना करे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इस ढंग से आप सोच देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ का कम्युनिकेशन चल रहा है, मेरी सिस्टर का, मैं भी वहां प्रेजेंट हुआ, उनका बीच में कोई हॉट टॉक हुआ और बाई चांस उसने हाथ छोड़ दिया, तो पहला आपका रिएक्शन होगा कि आप अपने जीजा के साथ बदतमीजी करेंगे। जनरली आदमी ये कहेगा, जबकि ये मैटर उन दोनों का भी पर्सनल है। ऑफ कोर्स, पहले उन दोनों को शॉर्ट आउट कर लेने दीजिए। आप थर्ड पर्सन है उसके अंदर, कल को उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज होता है, आपको साइड पहले करेंगे, तू जा पहले। ये बात तो है। तो हाँ, ये बात तो है कि जैसे कि अभी हमने ही बात की आपस में ही कि परिवार जो है, जो लड़की के साइड को भी परिवार है, उसको इतना लड़की को थोड़ा दूर रखना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें उनसे। सर, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे अतुल, सुभाष वगैरह के जैसे केसेस आए, तो इन केसेस के बाद सोशल मीडिया के थ्रू ये केसेस बाहर आए और
इन केसेस के बाद लोगों में काफी डर बैठ गया चीजों को लेके। बिल्कुल। तो इसको देख के सबको पता है कि हमारे लॉज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, एक तरीके न्यूट्रल होना चाहिए। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इन कानूनों में क्या संशोधन की जरूरत है आपके नजरिए से? सर, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो और जेंडर न्यूट्रल लॉ हो, कोई जेंडर पे स्पेसिफिक ना हो, और जो ऑब्लिगेशंस लगा रहे हैं, लड़का लगाए या लड़की लगाए, प्रूफ दो उन सब चीजों का। खाली स्टेटमेंट पे आप रिलाय करते हुए एफआईआर कर दो, वो मैटर नहीं करता। उन सब चीजों से अब आगे बढ़ना पड़ेगा, पुलिस को भी साथ देना पड़ेगा। और पुलिस साथ नहीं दे रही तो आप जबरदस्ती दिलवाओ। 112 नंबर आपका राइट है, आप 112 नंबर पे 100 बार फोन करो, पुलिस वाले आएंगे। वो नहीं सुन रहे, उनसे हायर अथॉरिटीज के पास जाओ। वो नहीं सुन रहे, कोर्ट में जाओ। तो इस आपको इसमें लगता है कि जज का जो रोल है वो भी, उसमें भी कुछ चेंजेस आने चाहिए? सर, जज साहब के भी हाथ बंधे रहते हैं न्याय से। उनकी आंखों पे पट्टी है, अभी वो पट्टी उठी है, मगर पहले जो पट्टी बंधी हुई थी उनका कहना सिर्फ इतना था, जिसका एविडेंस नहीं है तो उसका केस नहीं है। अब मोटा मोटा मतलब आप केस की रिलेवेंसी उनको उसी चीज से पता चलती है कि इसके अगेंस्ट में या इसके फेवर में कितने एविडेंस हैं, इसको क्या ऑर्डर दिया जा सकता है या क्या इसका फेवर करा जा सकता है, क्या अनफेवर नहीं करना। उनको रिलेवेंट, उनके हाथ बंधे हैं। और कुछ चीजें में वो खुद कॉग्निजेंस लेना भी नहीं चाहते। लोअर कोर्ट्स में उनको ये रहता है कि मेरे को हाई कोर्ट में जवाब देना है, उसने मेरे से पूछ लिया कि आपने रिलीफ क्यों दिया, तो वो लिमिटेड रहते हैं कि मेरे को जो गाइडलाइंस है मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा। वो उनसे अलग चलना नहीं चाहते। उनका माइंडसेट सेट है एकदम कि उनको उतना ही डिसीजन देना है जितना दिखाया जा रहा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा वाइडर सेंस में देखते हैं, पूरी चीज नोटिस करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी ये जो जजमेंट दी थी उसके अंदर एक में उसने कहा है कि हाई कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस ले लेता तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसको आने की जरूरत ना पड़ती। तो आपको लगता है कि हमारे जो जज पैनल है हमारा, अब उसको नई जनरेशन ऑफ जज की नीड है या नहीं अभी? सर, सेंस थोड़ी सी वाइडर हो जाए ना तो जरूरत नहीं है। अगर आप उसको सोचने की क्षमता दे दें और कुछ फ्री हैंड छोड़ें और एक फेमिनिज्म या कहें लड़का लड़की भेदभाव करना छोड़ दें, बिल्कुल, और उसको अनबाइज्ड आप ऑर्डर करें, जिसके साथ जो गलत हो रहा है, जेन्युइन गलत हो रहा है, उसको साथ दें। अगर रिलेवेंसी नहीं है तो खत्म करें, उसको भी आप परस्यू ना करें। बिल्कुल, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आप बाधित ना करें, ना किसी को करने दें, जबरदस्ती भी ना करें कि आपको इतने रुपए महीना देना ही देना है। कुछ रिलेवेंसी है, जैसे दिखाते हैं इनकम प्रूफ दिखाते हैं मेंटेनेंस के केसेस में, बिल्कुल कुछ पॉइंट्स हैं उनको रिलेवेंस कर मान लेना चाहिए। जरूरी नहीं आज हर बंदा 16,000 रुपए कमा रहा हो, 10-12,000 रुपए भी कमाते हैं, उसमें उसके खुद के भी तो खर्चे होते हैं। बिल्कुल, रेंट पे रह रहा हो, बिल्कुल नहीं भी रह रहा हो तो आने जाने का कन्वेंस लग रहा है, मोबाइल का लग रहा है, उसके घर की फैमिली डिपेंडेंस, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीज देखें। ऐसा नहीं है बस जो कह दिया गाइडलाइंस उनको फॉलो करना, उन्हें फॉलो करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। आपसे बात करके ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई सर, आपका प्यार है। और एक्चुअल में हमें लगता है कि हमें ना ऐसे ही एक्सपीरियंस और ऐसे समझदार लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, जिससे चीज़ें दिमाग में जो हैं वो क्लियर हो, और आने वाली जनरेशन को भी आप लोगों से सीखने की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। सर, खुद से सीखेंगे, वो जैसे देखेंगे वैसे। पहली बात सेल्फ रियलाइजेशन एक कोर्स होता है, या सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स। आप खुद से रियलाइज करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे क्या गलत है और क्या सही। पेशेंस। लेकिन आप जैसे लोग को सुनेंगे तभी तो सेल्फ रियलाइजेशन। अरे सर, आपको देखेंगे तब भी वो रियलाइज करेंगे कि हाँ क्या समाज में हो रहा है। सचिन सर, बहुत सोशल मीडिया का ये भी काम है, आपका देखें, जैसे भी आपका जो आप प्रमोट कर रहे हैं, जो आप कंटेंट डाल रहे हैं, वो आप लोगों को देखें, उसको समझें, बिल्कुल कहना क्या चाह रहे हैं किसी भी फील्ड में। बिल्कुल सचिन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और आपके वीडियो के थ्रू हमने कोशिश की कि लोगों को समझ में आए, हमारी नई जनरेशन को समझ में आए चीज़ें, और थोड़ी सी पेशेंस उनके अंदर आए, और होपफुली उनको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही इस वीडियो को देखने के बाद। समझे तो अच्छी बात है सर, बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच सर।